अपने हाथ में प्रीति का दुपट्टा बंधा देख आदित्य को वो पल याद आने लगा जब प्रीति ने उसके हाथों पर ये दुपट्टा बांधा था। उसे प्रीति की कभी ना खत्म होने वाली बातें याद आ रही थी। उसने गुस्से में प्रीति का दुपट्टा अपने हाथ से खोला और उसे फेंककर बोला, तुमसे जुड़ी हर चीज, हर याद मैं इसी गांव में छोड़कर जाऊंगा और फिर से टॉप बिजनेसमैन बनकर मुंबई लौटूंगा, जिसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, कामयाबी। इतना कहकर आदित्य ने अलमारी के ऊपर रखा अपना सूटकेस उठाया और अपने कपड़े और सारा सामान सूटकेस में डालने लगा। दूसरी ओर प्रीति सुमित्रा के साथ ठाकुर साहब से मिलने पहुंची। भानु सोफे पर बैठे शराब पी रहे थे, पर प्रीति को देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने अपना ग्लास टेबल पर रखा और उठकर प्रीति के पास आकर बोले, यकीन मानिए प्रीति, हम आपके बारे में ही सोच रहे थे, क्योंकि हम जानते थे कि आप हमसे मिलने जरूर आएगी। बोलिए, और क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? प्रीति गुस्से में बोली, जब तक मेरे बाबासा और भाईसा वापस नहीं आ जाते ये शादी नहीं होगी। ये सुनकर भानु हंसते हुए बोले, हमें पता था कि आप यही कहेगी, पर कोई बात नहीं, आपकी इन्हीं जानलेवा अदाओं ने ही तो हमें आपका दीवाना बना दिया है। आपको मुझमें क्या पसंद है ये मुझे बहुत अच्छे से पता है ठाकुर साहब, इसलिए आपकी बकवास सुनने में यहाँ नहीं आई हूँ। सिर्फ ये बताने आई हूँ कि जब तक मैं अपने बाबासा और भाईसा को अपनी आंखों के सामने सही सलामत नहीं देख लेती, मैं आपके साथ 7 फेरे नहीं लूंगी। प्रीति की ये बातें सुनकर भानु उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगे। सुमित्रा खड़ी ये सब सुन रही थी, पर चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। भानु ने अपने दोनों हाथ सोफे पर फैलाए और अपने पैर पर दूसरा पैर रखकर बोले, आपके भाईसा कुछ देर में आ जाएंगे। हमने मंत्री जी से उनके लिए बात कर ली है, और रही बात आपके बाबासा की, तो इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना आसान नहीं होता, और वो भी तब जब महीने का दूसरा शनिवार हो और बैंक बंद हो। पर आप फिक्र मत करिए, अगले 2 घंटों में पैसों का इंतजाम हो जाएगा और आपके बाबासा को हम खुद किडनैपरों से छुड़वा कर लाएंगे। आप जाकर शादी की रस्में निभाए, क्योंकि अगर आपने रस्में निभाने से इनकार कर दिया तो कहीं हमारा इरादा भी ना बदल जाए। आपके पास अब 2 ही रास्ते बचे हैं, पहला हम पर भरोसा और दूसरा आपकी जिद। वैसे हम आपसे वादा करते हैं कि कल शादी तभी होगी जब आप आपके बाबासा को अपनी आंखों के सामने देखोगी। और वैसे भी हम आपको इतना तो जानते ही है कि कल अगर आपके बाबासा आपके सामने नहीं आए तो आप खुद हवनकुंड की अग्नि में पानी डालकर आपसे शादी करने के हमारे सपने पर पानी फेर देगी। सही कहा आपने, अगर मेरे बाबासा मुझे सही सलामत वापस नहीं मिले तो मुझसे शादी करने और मुझसे उस थप्पड़ का बदला लेने का आपका सपना इस जन्म में तो आप भूल ही जाएगा। इतना कहकर प्रीति गुस्से में वहां से चली गई। उसके जाते ही सुमित्रा ने भानु से पूछा, भानु प्रीति के बाबासा कहाँ हैं? भानु शराब का एक घूंट पीकर बोले, हमारे पास। ये सुनकर सुमित्रा भानु को हैरानी से देखने लगी, तो भानु मुस्कुराते हुए बोले, मासा आप ऐसे मत देखिए हमें, हम प्रीति के बाबासा के साथ कुछ नहीं करेंगे। वो बिल्कुल ठीक है और शादी होते ही सही सलामत अपनी बेटी के पास पहुंच जाएंगे। उसकी बातें सुनकर सुमित्रा भानु के पास आकर बोली, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था भानु, ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये सब हमें कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा है। तो हम क्या करते मासा? इस बेलगाम घोड़ी को अपने काबू में करने के लिए हमें इसकी कमजोर नस को अपने कब्जे में लेना पड़ा। भानु के इतना कहते ही सुमित्रा परेशान हो गई और उसके पास बैठकर बोली, देखिए बेटा, हम आपको फिर समझा रहे हैं, प्रीति कोई मामूली लड़की नहीं है, हमने उसके अंदर एक आग देखी है जो हमारे पूरे परिवार को जलाकर राख कर सकती है। आप खुद ही सोचिए, पिछले 2 दिन में उस लड़की के साथ इतना कुछ हो गया, पर उसकी हिम्मत नहीं टूटी और झांसी की रानी की तरह अभी भी मैदान में डंड कर खड़ी है। वो आपके काबू में कभी नहीं आएगी। अगर आपने उसे छूने की कोशिश की तो वो आपकी जान लेने की हिम्मत रखती है। ये सुनकर भानु मुस्कुराने लगे, पर अपनी मासा की बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और टेबल से शराब की बोतल उठाकर ग्लास में शराब डालने लगे। तभी सुमित्रा फिर से बोली, आज तक हमने आपको कभी किसी काम के लिए नहीं रोका भानु, आपने चाहे गलत ही क्यों ना किया हो, हमने फिर भी आपका हमेशा साथ दिया है, पर इस बार हमारी बात मान लीजिए बेटा और छोड़ दीजिए उस लड़की के बाबासा को, क्योंकि अगर उसे सच का पता चल गया कि ये सब आपका बिछाया जाल है और उसके बाबासा को आपने किडनैप करवाया है तो वो आपको कभी माफ नहीं करेगी और आपकी तबाही की वजह बन जाएगी। उनकी बातें सुनकर भानु ने उनकी ओर देखकर पूछा, आप हमें एक लड़की से डरा रही है मासा? सुमित्रा ने भानु के सिर पर हाथ फेरा और बोली, वो साधारण लड़की नहीं है भानु, हमें वो लड़की माँ दुर्गा का अवतार लगती है।
आज वो जिस तरह भरी पंचायत में पंचों के सामने बोल रही थी, उसके बाद हमारा विश्वास और पक्का हो गया है कि वो लड़की हमारी हवेली में तबाही लेकर आएगी। वो किसी के बस में आने वालों में से नहीं है। अगर उसके बाबासा उसके साथ होते तो वो अपने परिवार के साथ गांव छोड़ देती, पर सरपंच की दी हुई सजा कभी स्वीकार नहीं करती। आप उससे कभी नहीं जीत पाएंगे। ये सब सुनकर भानु गुस्से में उठकर खड़े हुए। उनके उठते ही सुमित्रा भी उठकर खड़ी हो गई। पर हम आपको जीत कर दिखाएंगे माँ, उस लड़की को अपने पैरों पर लाकर दिखाएंगे। इसलिए आप उस लड़की से डरना बंद कर दीजिए और शादी की तैयारियां कीजिए, क्योंकि कल वो लड़की हमारी दुल्हन बनकर हमारे साथ हमारी हवेली में जरूर जाएगी। और उसके बाद हम उसके साथ वो करेंगे जिससे वो जिंदगी में दोबारा हमारे सामने खड़ी होने की हिम्मत नहीं कर पाएगी और उम्र भर हमारे कदमों में पड़ी रहेगी। इतना कहकर भानु ने अपना ग्लास खत्म किया और वहां से चले गए। उनके जाते ही सुमित्रा फिर से परेशान हो गई। इधर सुमेर ने गेस्ट हाउस के सामने अपनी जीप रोकी और जीप से बाहर आने लगा तो भैरव ने परेशान होकर पूछा, सुमेर हम यहाँ क्यों आए हैं? सुमेर गन हाथ में लिए गेस्ट हाउस के अंदर जाते हुए बोला, प्रीति के साथ आज जो कुछ भी हो रहा है वो सब इस शहरी की वजह से हो रहा है, इसलिए सबसे पहले मैं इसे खत्म करूंगा और इससे पूछूंगा कि इसने ऐसा क्यों किया। भैरव उसके पीछे जाते हुए बोला, सुमेर मेरी बात सुन, ऐसा करने से प्रीति की मुश्किलें और बढ़ जाएगी। प्लीज इस वक्त यहाँ से वापस चल। सुमेर ने कोई जवाब नहीं दिया और गेस्ट हाउस के अंदर पहुंचा। चंदू उसे हैरानी से देखने लगा। सुमेर गन हाथ में लिए आदित्य के कमरे में पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। तभी चंदू वहां आकर बोला, साहब तो वापस मुंबई चले गए क्या? भैरव ने हैरानी से पूछा तो चंदू ने जवाब दिया, हाँ अभी थोड़ी देर पहले ही निकले हैं। शाम तक उन्हें जयपुर पहुंचना था क्योंकि हवाई जहाज गांव में नहीं आता ना। ये सुनकर सुमेर ने गुस्से में अपना हाथ दीवार पर दे मारा। भैरव ने उसे संभालते हुए कहा, देख सुमेर, ये शादी सिर्फ जगदीश काकासा रोक सकते हैं, इसलिए ये वक्त भावुक होने का नहीं है। हमें सबसे पहले काकासा को ढूंढना होगा। सुमेर गुस्से में बोला, हाँ भैरव तू ठीक कह रहा है, मुझे किसी बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है कि आदित्य बाबू ने जो कुछ भी किया उसका फायदा किसी और ने उठाकर प्रीति के साथ कोई बहुत बड़ा खेल खेला है। हमें जल्द से जल्द काकासा को ढूंढना पड़ेगा। इतना कहकर सुमेर भागता हुआ अपनी जीप में बैठा। भैरव भी उसके पीछे आया। सुमेर जीप स्टार्ट करते ही बोला, ठाकुर भानुप्रताप ने आज जो नाटक गांव वालों के सामने किया है उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह जरूर है। उनकी विक्रांत से इतनी यारी तो कभी नहीं हो सकती कि वो उसकी दोस्ती की खातिर काकासा को बचाने के लिए इतनी बड़ी रकम देंगे। और विक्रांत को भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसे जगदीश काकासा से इतना प्यार तो नहीं है कि वो उनके लिए जेल भी पहुंच जाए। तभी भैरव बोला, सुमेर 50 करोड़ की रकम लेकर भी किडनैपरों ने काकासा को नहीं छोड़ा। ये बात मुझे भी बहुत अजीब नहीं लग रही है। ये तो तय है कि काकासा को किडनैप करने वाला कोई अनजान इंसान नहीं है। विक्रांत ने प्रीति से पेपर्स ये कहकर साइन करवाए कि काकासा किडनैप हो गए हैं, और सबसे अजीब बात कि काकासा के किडनैपर ने ये बात प्रीति के दादासा को नहीं बताई और उनके जाने के बाद विक्रांत को बताई, जबकि सबको ये बात अच्छे से पता है कि विक्रांत के हाथ में ज्यादा कुछ नहीं होता। घर के मुखिया तो दादासा है, हो ना हो इस पूरे खेल में विक्रांत का हाथ जरूर है और शायद ठाकुर साहब भी उसकी मदद कर रहे हैं। अब हमें सच इन दोनों के जरिए ही पता चल सकता है। इतना कहकर सुमेर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। दूसरी ओर आदित्य ने पुलिस स्टेशन के सामने अपनी जीप रोकी और जीप से बाहर आने लगा। सूरज उसे हैरानी से देख रहा था, पर उससे कुछ भी पूछने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। आदित्य पुलिस स्टेशन के अंदर आया तो उसे देखते ही इंस्पेक्टर उठकर खड़े हो गए और बोले, आदित्य साहब आप यहाँ। विक्रांत को छोड़ दीजिए, मैं उसके खिलाफ की गई पुलिस कंप्लेन वापस लेता हूँ। कंप्लेन वापस लेने के लिए कहाँ साइन करनी होगी मुझे? आदित्य के इतना पूछते ही सूरज का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी इंस्पेक्टर ने हैरानी से पूछा, कंप्लेन वापस लेना चाहते हैं, पर क्यों? ठाकुर साहब ने आप पर जानलेवा हमला किया था, हम खुद गवाह हैं उसके, उन्हें उनके जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। आदित्य ने तीखे स्वरों में जवाब दिया, उसकी जगह अगर मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, मैं यहाँ जिस काम के लिए आया था वो पूरा हो चुका है, इसलिए मैं आज ही मुंबई वापस जा रहा हूँ। आप प्लीज विक्रांत को छोड़ दीजिए और उसे जाने दीजिए। इंस्पेक्टर कुछ पल सोचकर बोले, ठीक है जैसी आपकी मर्जी, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही। आप बैठिए, मैं 10 मिनट में पेपर्स रेडी करवाता हूँ। इतना कहकर इंस्पेक्टर वहां से चले गए। आदित्य आकर चेयर पर बैठा
और टेबल पर रखे पेपरवेट को घुमाते हुए एक बार फिर से प्रीति के बारे में सोचने लगा। सूरज वही खड़ा उसे हैरानी से देख रहा था। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर कुछ पेपर्स लेकर आए और आदित्य के सामने रखकर बोले, ये पढ़कर साइन कर दीजिए। इंस्पेक्टर के इतना कहते ही सूरज ने तुरंत पेपर्स उठा लिए और उन्हें पढ़ने लगा। पर आदित्य अभी भी बैठा पेपरवेट घुमाते हुए प्रीति के बारे में ही सोच रहा था। सूरज ने पेपर्स रीड किए और आदित्य को देते हुए बोला, सब ठीक है सर, साइन कर दीजिए। आदित्य ने पेपर्स लिए और साइन करके इंस्पेक्टर को देते हुए बोला, छोड़ दीजिए उसे। जी। इंस्पेक्टर ने हवलदार को विक्रांत को लाने का इशारा किया। हवलदार के जाते ही आदित्य भी उठकर खड़ा हुआ। उसने अपने ग्लासेस लगाए और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। सूरज ने उसे जाते देखा तो इंस्पेक्टर साहब से बोला, थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। इतना कहकर वो भी आदित्य के पीछे दौड़ पड़ा। आदित्य आकर जीप में बैठा तो सूरज भी तेजी से जीप में बैठा। वो सीट बेल्ट बांधते हुए बोला, सर आपको केस वापस नहीं लेना चाहिए था। विक्रांत बहुत खतरनाक आदमी है, वो आगे चलकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आदित्य ड्राइव करते हुए बोला, मुझे कोई तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक मैं ना चाहूं, इसलिए अच्छा होगा अगर हम इस बारे में बात ना करें। सूरज आगे कुछ नहीं बोल पाया। इधर हवलदार विक्रांत को हवालात से बाहर लेकर आए तो इंस्पेक्टर साहब बोले, बहुत अच्छी किस्मत लिखवा कर लाए हैं आप ठाकुर साहब, जो आदित्य साहब ने अपना केस वापस ले लिया, वरना इतने बड़े आदमी की जान लेने की कोशिश करने के जुर्म में आप लंबे वक्त के लिए जेल की सलाखों के पीछे जा सकते थे। विक्रांत ने हैरानी से पूछा, उसने मेरे खिलाफ अपना केस वापस ले लिया? पर क्यों? इंस्पेक्टर साहब ने जवाब दिया, वजह उन्होंने हमें नहीं बताई, बस ये कहा कि वो जिस काम के लिए आए थे वो हो चुका है और वो आज ही वापस मुंबई जा रहे हैं, इसलिए अब आप भी जा सकते हैं। ये रहा आपका सामान। विक्रांत ने अपना फोन और वॉलेट उठाया और आदित्य के बारे में सोचते हुए वहां से चला गया, पर पुलिस स्टेशन से बाहर आते ही उसके कदम रुक गए। वो खुद से बोला, पहले हमें बर्बाद कर दिया और अब मुझे जेल से रिहा करवा दिया। ये आदित्य मेहरा है कौन और इसकी हमसे ऐसी क्या दुश्मनी थी जो ये एक आंधी की तरह आया और हमारा सब कुछ बहाकर अपने साथ ले गया। जिस जायदाद को पाने के लिए मैंने इतना कुछ किया उसे तो वो आदित्य मेहरा ले उड़ा। आज तो वो मेरे हाथों से बच गया, पर कोई बात नहीं, इस गांव में इतना कुछ हासिल करने के बाद वो यहाँ लौटेगा जरूर। बस एक बार वो मेरे हत्थे चढ़ जाए तो इस बार वो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। अपना सब कुछ उससे वापस लेकर उसके इतने टुकड़े करूंगा कि उन्हें गिनते हुए उसके परिवार की पूरी उम्र निकल जाएगी। विक्रांत इतना कहकर गुस्से में भानु को फोन कर ही रहा था कि भानु वहां वकील के साथ आ गए। उन्हें देखकर विक्रांत उनकी ओर बढ़ने लगा, पर उसे बाहर देखकर भानु हैरान हो गए। विक्रांत के पास आते ही उन्होंने पूछा, आप जेल से बाहर कैसे आ गए? आदित्य ने अपनी दर्ज कराई शिकायत वापस ले ली है ठाकुर साहब। ये सुनकर भानु हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत पूछा, पर क्यों? विक्रांत ने जवाब दिया, वजह नहीं बताई उसने इंस्पेक्टर को, मेरे हवालात से बाहर आने से पहले वो जा चुका था। भानु सोच में पड़ गए। तभी विक्रांत गुस्से में बोला, उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है ठाकुर साहब, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। उसका वो हाल करूंगा कि मौत भी उसे अपने साथ ले जाने से डरेगी। छोड़ेंगे तो हम भी नहीं उसे विक्रांत साहब, क्योंकि उसने हमें भी बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। भानु गुस्से में इतना बोले तो विक्रांत ने हैरानी से पूछा, पर उसने आपके साथ क्या किया ठाकुर साहब? विक्रांत का सवाल सुनकर भानु को याद आया कि आदित्य ने कैसे उसे बुरी तरह मारा था। वो बात बदलते हुए बोले, आप ये सब छोड़िए, आदित्य से हम बाद में निपटेंगे, पहले ये शादी हो जाने दीजिए। अब आप हमारी एक बात ध्यान से सुनिए, प्रीति को ये मत बताइएगा कि आदित्य ने केस वापस ले लिया है, इसलिए आप जेल से बाहर आए हैं। आपको उनसे ये कहना है कि हमने आपकी जमानत करवाई है। जानते हैं ना क्यों? विक्रांत तुरंत बोला, जी अच्छे से जानता हूँ, आप फिक्र मत करिए, मैं वही करूँगा जो आप मुझे करने के लिए कहेंगे, बस अपना वादा याद रखिएगा। भानु मुस्कुरा दिए, ठाकुर भानु प्रताप अपने वादे कभी नहीं भूलता, आप फिक्र मत करिए। 50 करोड़ आपके पास आ ही चुके हैं। एक बार ये शादी हो जाए उसके बाद हमारे खजाने के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। चलिए। उनके इतना कहते ही विक्रांत भानु के साथ चल दिया। इधर पारो प्रीति को हल्दी के लिए तैयार कर रही थी। पीले रंग का लहंगा चोली पहने प्रीति बहुत खूबसूरत लग रही थी। पारो ने उसके माथे पर मान टीका लगाते हुए पूछा, प्रीति तू सच में ठाकुर साहब से ब्याह करेगी? प्रीति आईने में खुद को देखकर बोली, इस वक्त उनसे शादी करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है पारो। बाबासा की जिंदगी बचाने के लिए मुझे खुद को दांव पर लगाना पड़ेगा।
ये सुनकर पारो उसे चूड़ियां पहनाते हुए बोली, प्रीति ये सच है कि ठाकुर साहब ने हमारे गांव की एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। सुमेर झूठ नहीं बोल रहा है, तू एक बार फिर सोच ले। प्रीति बिना उसकी ओर देखे बोली, बहुत सोच समझकर मैंने ठाकुर साहब से शादी करने का फैसला लिया है, और मैं ये भी जानती हूँ कि सुमेर झूठ नहीं बोल रहा। ठाकुर साहब ने ऐसा किया होगा, पर तू मेरी फिक्र मत कर। वो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपनी हिफाजत करना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर ठाकुर साहब ने मेरी इजाजत के बिना मुझे छूने की कोशिश की तो नंदलाल जी की सौं मैं उन्हें जान से मार दूंगी। ये सुनकर पारो प्रीति को देखने लगी। उसने प्रीति से पूछा, प्रीति तू इतनी हिम्मत लाती कहाँ से है? तुझे और उस शहरी बाबू को लेकर सारे गांव वालों के सामने इतना तमाशा हुआ, और फिर तेरी विधवा होने वाली बात, फिर काकासा का अपहरण, और आदित्य बाबू का तुम सबको बिना वजह घर से बेघर करना। कितना कुछ हो गया पिछले 2 दिनों में। अगर तेरी जगह मैं होती तो शायद आत्महत्या कर चुकी होती। ये सुनकर प्रीति पारो की ओर देखकर बोली, अगर पढ़ी लिखी नहीं होती और मेरे बाबासा की सीख मेरे साथ नहीं होती तो शायद मैं भी इन मुश्किलों का हल ढूंढने की बजाय सबसे आसान रास्ता चुनकर अपनी जिंदगी खत्म कर देती। लेकिन मेरे बाबासा की सीख मुझसे ये कहती है कि मुझे लड़ना होगा। आदित्य बाबू ने अपने किए की मुझे ये दलील दी है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो मेरे बाबासा और दादासा की वजह से किया है। इसलिए मैं सच जानना चाहती हूँ कि आखिर मेरे परिवार ने उनके साथ ऐसा क्या किया है जो उन्होंने हमसे हमारा सब कुछ छीनकर हमें सड़क पर ला खड़ा किया। मुझे अपने बाबासा को सही सलामत वापस लाना होगा पारो, ताकि मैं उनसे ये जान सकूं कि आदित्य बाबू की उनसे आखिर दुश्मनी क्या है। अगर आदित्य बाबू को कोई गलतफहमी हुई है तो मुझे उसे दूर करना है। ये हवेली, ये जमीन जायदाद हमारी नहीं है पारो, किसी की अमानत है हमारे पास जिसे मेरे बाबासा को उन्हें लौटाना है। इसलिए मुझे ये सब आदित्य बाबू से वापस लेना होगा, और इसके लिए अगर मुझे भानुप्रताप जैसे घटिया आदमी की मदद लेनी पड़े तो मैं जरूर लूंगी। प्रीति ने इतना कहा ही था कि केसर वहां आकर बोली, प्रीति हल्दी की रस्म के लिए गांव की औरतें थारा इंतजार कर रही है, जल्दी आप चलिए ताई जी, मैं प्रीति को लेकर आती हूँ। पारो के इतना Kahit hai kesera vaham se kaligai, lekika, kavita varma,